आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है ये स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 वर्क के बारे में, और दूसरा जो हम इसके अंदर मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एनर्जी का। तो ये दो चीज़ें जो है वो हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो कवर करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से कि वर्क जो है ये क्या चीज़ होती है। आम तौर पे वर्क का वर्ड जब माइंड में आता है तो ये समझा जाता है कि किसी भी तरह की फिजिकल या फिर मेंटल एफर्ट, लेकिन याद रखें कि फिज़िक्स की टर्म में जो है वो वर्क का मतलब ये नहीं होता, बल्कि फ़िज़िक्स की टर्म में वर्क का मतलब जो है वो डिफरेंट होता है। तो फिज़िक्स की टर्म में अगर हम देखें तो हम वर्क को जो है वो दो तरीक़ों से बता सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, और नंबर 2 फोर्स लगने के नतीजे में वो बॉडी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है, तो फिर हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है उसके अंदर वर्क डन हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें कि खाली फोर्स ही लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर कोई एक आदमी है, ये आदमी जो है इसने फ़र्ज़ करें कि अगर एक कोई भी शॉपर या कोई भी बैग जो है वो इसने उठाया हुआ है, अब अगर ये बैग उठा के अपनी जगह पे रेस्ट की हालत में खड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी बैग या कोई भी चीज़ अगर इसने उठाई हुई है तो वो भी रेस्ट की हालत में है। अब देखें कि ये फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन इस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो। अगर इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो हम ये कहेंगे कि फ़िज़िक्स की टर्म्स में इसका वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो वर्क डन करे, तो उसको वर्क डन करने के लिए दो चीज़ों का जो है वो होना ज़रूरी है कि उस बॉडी के ऊपर जो है वो नंबर 1 फोर्स भी लगनी चाहिए, और नंबर 2 वो बॉडी जो है वो फोर्स लगने के नतीजे में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी उस बॉडी को कवर करना चाहिए। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए वर्क डन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब वर्क डन के हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, उन केसेस को आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास केस नंबर 1 है, और वो क्या है, वर्क डन। हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, और ये वर्क डन किसका है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट केस है जिसको हमने डिस्कस करना है। और ये कौन सा वर्क डन है, ये एक ऐसी बॉडी का वर्क डन है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कौन सी लग रही है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब है कि बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कि ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये एक ट्रॉली है, ये इसके जो है वो नीचे व्हील लगे हुए हैं, और कोई भी एक आदमी जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हैंड कैरी होता है या बैग होता है, उसको जो है वो मूव करवाया जाता है, और उस पर जो फोर्स लगती है वो इस डायरेक्शन में लग रही होती है। अब फोर्स लगने के नतीजे में क्या होगा कि वो बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि ज़मीन के साथ साथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों जो हैं ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो एक एंगल बन रहा होगा, और ये एंगल जो है ये किसके बराबर होगा, थीटा के। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी वर्क डन की, कि बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्स लगनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस केस में जो है वो हमारे पास फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। नंबर 2 फोर्स लगने के नतीजे में बॉडी को जो है वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर करना चाहिए,
तो आप देख सकते हैं कि बॉडी ने जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। तो इसका मतलब है कि अगर फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉडी जो है ये वर्क डन करेगी। तो हम यहाँ पे जो है वो इस वर्क डन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और ये याद रखना है आपने कि जो फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रही है ये एक कांस्टेंट फोर्स है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा। जितनी स्टार्ट में लग रही थी उतनी ही दरमियान में है और उतनी ही एंड पे लगेगी। तो हम देखते हैं कि इसको जो है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो कैसे होगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और इन दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है थीटा। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो वर्क डन होता है ये फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है कि इसका फार्मूला होता है एफ डी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने वर्क डन जो है उसका फार्मूला जो है वो निकाल लिया, और ये कितना निकल आया, W इज इक्वल्स टू एफ डी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने डॉट प्रोडक्ट की क्यों लिया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं ले लिया। तो याद रखें कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उस वक्त लेते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड या उनका जो आंसर है वो स्केलर हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो वर्क डन है, और वर्क डन जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं पाई जाती। तो हम यहाँ पे जो है वो वर्क डन की डेफिनेशन जो है वो कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसी फार्मूला को जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज करके कि W इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाइड बाय एफ कॉस थीटा। ये फार्मूला कहाँ से आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि D जो है ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब है कि फोर्स का कंपोनेंट जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, यानी कि उसका प्रोजेक्शन। तो जो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा के। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को एफ कॉस थीटा यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स विद इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जो है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of displacement and the component of force in the direction of डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये दो चीज़ों का जो है वो प्रोडक्ट है, और वो दो चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो भी उस फोर्स का कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। और आपको यहाँ पे जो है वो एक दूसरी चीज़ बहुत क्लियर हो रही होगी कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक तीसरी चीज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और वो तीसरी चीज़ जो है वो कौन सी है, एंगल थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने किसी भी बॉडी का वर्क डन निकालना है बाय कांस्टेंट फोर्स, तो आपने उसकी तीन चीज़ें देखनी है। नंबर 1 के फोर्स कितनी अप्लाई की जा रही है, नंबर 2 फोर्स लगने के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है, और नंबर 3 आपने ये भी देखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला एंगल जो है ये कौन सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेफिनेशन से हमारे पास एक और चीज़ आ रही है, और वो क्या है, एंगल थीटा। जैसे हम यहाँ पे जो है वो इसको देखते हैं, दो एग्जांपल्स हम लेंगे। नंबर 1, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास कोई भी एक बाल्टी है, एक बकेट है,
और इस बकेट को इस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगा के हमने उठाया हुआ है। अब हम जब ने इसको ऊपर की तरफ जो है वो उठाएंगे तो उसके नतीजे में हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब आप देख सकते हैं कि फोर्स भी लग रही है, पहली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। अब देखते हैं कि एंगल का इसके अंदर क्या रोल है। हमारे पास वर्क डन का फार्मूला है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स W इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। अब इसमें देखें कि फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, लेकिन एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। cos 90 को अगर हम देखें तो cos 90 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का लगना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी आपका जो है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब है कि वर्क डन बॉडी का क्या हो जाएगा, 0। दूसरी हम इसके अंदर जो है वो एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि आपके पास कोई भी एक दीवार है, ये एक वॉल है, और ये वॉल जो है ये ज़ाहिर सी बात है अपनी जगह पे फिक्स है। एक आदमी है जो कि इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहा है। अब देखें ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0। तो अगर हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करें तो वो क्या निकल आएगा, W इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। देखिए फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब है कि इस केस में भी वर्क डन क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या आ गई। नंबर 1, बॉडी के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए। नंबर 2, फोर्स लगने के नतीजे में बॉडी को कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर करना चाहिए। और नंबर 3, उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। 90 के अलावा कोई भी एंगल जो है वो होगा तो वर्क डन होगा, 90 के ऊपर जो है वो वर्क डन नहीं होता। अब हम यहाँ पे जो है वो वर्क डन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो देखते हैं, और देखते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो है इसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट खसूसियात जो है ये पाई जाती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है वो सबसे पहले नंबर 1, अगर हम एंगल की बात करें, अगर आपके पास एंगल जो है वो किसके बराबर है, 0 डिग्री के, तो इस केस में क्या होगा, फार्मूला हमारे पास W इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा FD, जो कि क्या होता है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर जो है वो 0 डिग्री यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर 0 डिग्री का एंगल है तो उस केस में आपका वर्क डन क्या निकलेगा, मैक्सिमम। नंबर 2, आप लोगों ने देखा कि अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाता है, 0। तीसरा इसके अंदर केस देखें कि अगर फर्ज करें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री है, यानी कि फोर्स अगर फर्ज करें इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल है, तब देखते हैं कि इसका वर्क डन कितना होगा, FD cos ऑफ 180 डिग्री। याद रखें cos 180 होता है -1, तो इस केस में वर्क डन तो होगा लेकिन उस वर्क डन की जो वैल्यू है वो किस में आएगी, नेगेटिव में। और नेगेटिव का साइन ये चीज़ शो कर रहा होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एंगल 0 से लेके 89 डिग्री तक है तो आपका वर्क डन होगा, और वो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। 90 डिग्री के ऊपर जो है वो वर्क डन नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। और अगर आपका एंगल जो है वो 91 डिग्री से अबव है तो इसका मतलब ये होगा ग्रेटर देन अगर 91 डिग्री है तो उस केस में आपका जो वर्क डन है वो क्या निकल आएगा, नेगेटिव। तो आपने पॉजिटिव वर्क डन
ज़ीरो वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन, इन तीनों चीज़ों के बारे में देख लिया कि ज़ीरो से लेके यानी कि लेस देन 90 डिग्री के ऊपर वर्क डन पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 90 पे ज़ीरो होगा, और ग्रेटर देन 90 जो है उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो वर्क डन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि वर्क डन जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, और डॉट प्रोडक्ट तब लिया जाता है जब आपका रिजल्टेंट क्या हो, स्केलर हो। ठीक है, और नंबर 5 हम इसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका यूनिट क्या निकलेगा, हमारे पास फार्मूला होता है जी W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई D। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, जिसको हम आम अल्फाज के अंदर 1 जॉल के बराबर भी लिखते हैं, और इसको हम जो है वो कैपिटल J के साथ शो करते हैं। तो ये इसका जो है वो यूनिट भी हमने निकाल लिया। लास्ट में जो है वो हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसको देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ग्राफ के अंदर हम दो चीज़ें लेते हैं, एक फोर्स और दूसरी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और फोर्स को लिया जाता है वाई एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पे देखें कि चूंकि फोर्स हमारी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि जितनी स्टार्ट में फोर्स लगेगी उतनी ही एंड तक रहेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इजाफा हो रहा है, तो हमारे पास एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन की सूरत में जो है वो ग्राफ आ जाएगा। ये जो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है इसके अंडर जितना भी एरिया आता है, ये सारे का सारा एरिया जो है वो हमें किसके बारे में बताता है, इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ के अंडर यानी कि इसके नीचे जितना भी एरिया आएगा, ये सारे का सारा जो है ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बारे में बताएगा। तो ये था जी आपके पास वर्क डन का पहला केस, यानी कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स।